राधे राधे प्रिय दर्शकों। 65 वर्षीय रामलाल जी डॉक्टर के केबिन में घुसते ही दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पत्नी का इलाज शुरू कर दीजिए, प्लीज उनका ऑपरेशन करवा दीजिए। मैं बहुत ही जल्द पैसे यहाँ पर जमा करवा दूंगा। वहां पर बैठे हुए डॉक्टरों में से एक डॉक्टर बोल पड़ते हैं, 3 दिन पहले ही आपने पेशेंट को यहाँ पर एडमिट किया था। उसी समय पर आपको बोला गया था कि आप पैसे जमा करवा दो, नहीं तो आपकी पत्नी का ऑपरेशन में देरी हो जाएगा और उनकी हालत भी बहुत खराब है, ज्यादा समय नहीं है। यह बात सुनकर रामलाल जी कहते हैं, डॉक्टर साहब आप दवाइयां तो शुरू कीजिए, ऑपरेशन तो शुरू कीजिए, पैसा मेरा बेटा देगा, कहीं से कहीं मैं लेके पैसे जमा करवा दूंगा। एक डॉक्टर पियून को आवाज देते हैं, पियून इस व्यक्ति को कमरे से बाहर निकालो। पियून आकर रामलाल जी को कमरे से बाहर निकालने लगता है। तभी एक डॉक्टर कमरे के अंदर आते हैं। वह उस बूढ़े व्यक्ति को घसीटकर बाहर निकालते हुए देख उनको कहते हैं, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर में माता पिता है या नहीं? बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना जानते हो या नहीं? प्यून जब सिर ऊपर करके देखता है तो और कोई नहीं, उस हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर डॉक्टर सागर थे। उन्हें देखकर वह सीधा चुप खड़ा हो जाता है और फिर रामलाल जी उठकर हाथ जोड़कर कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी का इलाज करवा दीजिए, प्लीज डॉक्टर साहब। यह सब मेरी बात सुन नहीं रहे। डॉक्टर सागर कहते हैं, आप जाइए, मैं कुछ सोचकर बताता हूँ। डॉक्टर सागर उस कैबिन से बाहर निकल जाते हैं और अपने ऑफिस में जाकर सोचने लगते हैं कि आखिर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। यह वही रामलाल अंकल हैं जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। रामलाल जी हमेशा से गरीब नहीं थे। एक समय पर वह सरकारी नौकरी करते थे, पोस्टमैन थे, घर घर जाकर चिट्ठी पहुंचाया करते थे। पूरा गांव उनको बहुत मान सम्मान देता था। उनकी पत्नी भी एक सामाजिक और संस्कारी औरत थी। उनका एक बेटा जिसका नाम राकेश था। राकेश को लेकर रामलाल जी के बहुत बड़े सपने थे कि मैं एक पोस्टमैन बना हूँ, डाकिया बना हूँ, तो मेरा बेटा और बहुत बड़ी पोस्ट में होगा। यही सपने लेकर वह अपने बेटे राकेश को बहुत ऊंची से ऊंची शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। वह उसे अच्छी स्कूल, अच्छा ट्यूशन, महंगे कपड़े, सब कुछ उसके लिए दे रहे थे। उनका बेटा पढ़ने में इतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन दबाव के चलते वह किसी तरह से पास तो हो जाया करता था। बड़ी कोशिशों के बाद राकेश ने 15वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट की और वह अपने दोस्तों के साथ मुंबई नौकरी ढूंढने के लिए चला जाता है। रामलाल जी और शकुंतला जी घर में अकेली रह जाती है। उनके ही कॉलोनी में पड़ोस में घनश्याम जी रहते थे, जो पड़ोसी भी थे और रामलाल जी के अच्छे मित्र भी थे। उनका भी एक बेटा जिसका नाम सागर। सागर पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार और समझदार था। घनश्याम जी पढ़े लिखे नहीं थे, वह एक किसान हुआ करते थे, इसीलिए अपने बेटे सागर का स्कूल का होमवर्क या पढ़ाई के बारे में और कुछ बताने में सक्षम नहीं थे। इतनी आमदनी भी नहीं थी कि वह अपने बेटे को ट्यूशन में भेज सके। इसीलिए वह कभी-कभी अपने बेटे सागर को रामलाल जी के घर भेज दिया करते थे। रामलाल जी डाकिया थे, पोस्टमैन, वह पढ़े लिखे थे, तो वह सागर का होमवर्क करवाया करते थे और भी जो पढ़ाई के बारे में था वह सब सागर को बताया करते थे। समय बीतता गया। एक दिन सागर के पिताजी बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। सागर की माँ अब अकेली रह जाती है। सागर की माँ ने सागर को पढ़ाने से मना कर दिया। बेटा, तुम्हारे पिताजी नहीं हैं और हमारा इतना बड़ा खेत जमींदारी भी नहीं है कि हम उसमें दूसरों से काम करवा कर तुम्हारे पढ़ाई के खर्च निकाल सके। जितना हमारे खेतों से निकलता है हमें साल भर खाने को भी नहीं होता। इसीलिए बेटा, मैं मजदूरी करके सिर्फ अपने घर का खर्च चला सकती हूँ। सागर ने पढ़ाई छोड़ दिया था। कई दिनों तक वह रामलाल जी के घर पढ़ने नहीं गया। तो रामलाल जी एक दिन सागर के घर आते हैं और कहने लगे, बेटा, अब तुम्हारे पिताजी जब इस दुनिया में नहीं हैं
तो क्या तुम मेरे घर पढ़ने नहीं आओगे? अरे, घनश्याम जी मेरे पक्के मित्र हुआ करते थे। मुझे भी उनके जाने का बहुत दुख है, लेकिन उनका भी सपना था कि वह अपने बेटे को पढ़ा-लिखा कर एक बहुत बड़ा अफ़सर बनाएँ। सागर की माँ ने कहा, भाई साहब, अब मेरी इतनी औकात नहीं रही कि मैं सागर को आगे की पढ़ाई करवा सकूं। यह बात सुनकर रामलाल जी ने कहा, भाभी जी कैसी बातें करते हैं आप? सागर इतना होनहार और पढ़ने लिखने में होशियार बच्चा है। आप उसकी पढ़ाई मत छुड़वाइए। उसकी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। आखिर मेरे दोस्त का बेटा है, तो मेरा भी बेटा ही हुआ ना। अब रामलाल जी सागर की पढ़ाई का सारा खर्च खुद उठा लेते हैं और सागर खूब मेहनत करके पढ़ाई करता है। खूब मेहनत करने के बाद सागर डॉक्टरी में सेलेक्ट हो जाता है और वह अपनी डॉक्टरी की ट्रेनिंग करने के लिए शहर चला जाता है। अब यहाँ सागर की माँ अकेली रह जाती हैं। उनका देख-रेख रामलाल जी और उनकी पत्नी शकुंतला जी किया करती थी। समय के साथ-साथ रामलाल जी रिटायर हो चुके थे और दोनों पति-पत्नी बूढ़े और कमजोर भी हो चुके थे। जितने पैसे थे तो वह अपने बेटे की पढ़ाई और खर्च में तो पहले ही लगा चुके थे। फिर उन्होंने सागर की पढ़ाई में भी खर्च कर दिया। अब रामलाल जी के पास कोई जमा पूंजी नहीं थी। उनकी पत्नी की तबीयत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने कई बार अपने बेटे राकेश के पास फ़ोन किया कि बेटा कुछ पैसे हमारे पास भी भेज दिया करो कि हमारी मदद हो जाए। लेकिन राकेश ने बोल दिया, पापा हमें यहाँ मुंबई में कोई खास नौकरी नहीं मिल पाई है और ना ही हम यहाँ ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। इसीलिए यहाँ रूम का किराया, खाने-पीने का ही हमें खर्च कम पड़ जाता है। रामलाल जी अब क्या करते? अपने बेटे से तो वह बिल्कुल ही हाथ धो बैठे थे। उनका बेटा तो सहारा देने की बजाय सीधा हाथ ऊपर कर दिया था। किसी तरह से दोनों पति-पत्नी अपने बुढ़ापे का जीवन में गुजर-बसर कर रहे थे। एक दिन राकेश ने फ़ोन करके बताया, पापा मैंने यहाँ मुंबई में ही एक लड़की से शादी कर लिया है। यह सपना भी शकुंतला जी का टूट गया कि मैं अपने बेटे का ब्याह अपनी आंखों से देखूंगी। शकुंतला जी अब थोड़ी दुखी सी रहने लगी थी। तबीयत खराब होने की वजह से उनको और ज्यादा कमजोरी होने लगी थी। कई बार चेकअप कराने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी बच्चेदानी में एक बहुत बड़ा गांठ हो गया है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। गांठ पक चुका है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह अंदर फटकर जहर फैल जाएगा। इसके लिए उन्हें काफी पैसों की जरूरत थी। रामलाल जी ने अपने बेटे को बताया, बेटा तुम्हारी माँ के साथ ऐसी ऐसी समस्या हो गई है, कुछ पैसे चाहिए, माँ का तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बहुत दर्द रहता है और डॉक्टर ने जल्दी से जल्दी ऑपरेशन के लिए बोला है। राकेश ने कह दिया, पापा व्यवस्था करके भेजता हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। इधर रामलाल जी पैसे मांगने के लिए सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के पास फोन किया। सब लोग यही कहते कि बाद में बात करता हूँ, अभी तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। वह पैसे मांगने भी गए, लेकिन उनकी हालात देखकर गांव में ब्याज पर भी उन्हें रुपया नहीं मिला। वह अपनी पत्नी को नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए थे। आज से एडमिट करके 3 दिन हो गया था। उनकी पत्नी का दर्द से तड़प तड़प कर बेहाल था और वह ऑपरेशन के लिए डॉक्टर जबरदस्ती कर रहे थे कि जल्दी करो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए रामलाल जी एक दिन डॉक्टर साहब से हाथ जोड़कर विनती करने कैबिन में गए ही थे कि बिना पैसे के डॉक्टर लोग बिगड़ गए और प्यून को बुलाकर उन्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा रहे थे। तभी उस हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर डॉक्टर सागर की एंट्री होती है, जो रामलाल जी को देखकर थोड़ा-थोड़ा पहचानने की कोशिश करते हैं। उनकी आंखें अगर धोखा नहीं खा रही तो ये वही अंकल हैं। नहीं, ये रामलाल अंकल ही हैं। वह अपने कैबिन में यही सोचते हुए थोड़ी देर तक बैठे। फिर वह
कैबिन से निकलकर एक वही डॉक्टर से कहते हैं कि जो यहाँ अभी बूढ़ा व्यक्ति तुम लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, मुझे उनके पेशेंट को देखना है। डॉक्टर सागर रामलाल जी के वार्ड में पहुंच जाते हैं। वहां जब जाकर वह देखते हैं, शकुंतला जी के हाथ पकड़कर रामलाल जी रोते हुए कह रहे थे, शकुंतला सारी कोशिशें खत्म हो गई, क्या करूं? यदि बुढ़ापे के लिए कुछ जोड़ के रखा होता तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। दुनिया फालतू में ही मरती है कि बुढ़ापे का सहारा औलाद होती है, लेकिन बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं होता, आज मुझे पता चल गया। उनकी बातें सुनकर, उन दोनों को रोता हुआ देखकर डॉक्टर सागर की आंखों में भी आंसू आ गए। वह जाकर रामलाल जी के कंधे पर हाथ रखे कि सिर ऊपर करके रामलाल जी देखे और बोले, डॉक्टर साहब मेरी मदद कीजिए, देखिए ना मेरी शकुंतला को कितना दर्द से तड़प रही है, प्लीज इसका इलाज करवा दीजिए। डॉक्टर सागर कहते हैं, आप चुप हो जाइए अंकल, अब जल्दी ही आपकी पत्नी की दवाइयाँ होगी। आंटी, आप भी चिंता मत कीजिए, बहुत ही जल्दी आपका ऑपरेशन हो जाएगा। उनके बेड पर रखी हुई उनकी फाइल को उठाकर डॉक्टर सागर पूरा चेक करते हैं और जल्दी-जल्दी सोनोग्राफी जो भी रिपोर्ट रहता है तुरंत निकलवाने के लिए कह देते हैं और फिर वह नर्स को कहते हैं कि जल्दी से ओटी तैयार करो, इन पेशेंट का तुरंत ऑपरेशन करना है। सारी रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर सागर शकुंतला जी का ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन वार्ड में बुलवा लेती हैं। कुछ घंटों तक ऑपरेशन चलता है। उसके बाद डॉक्टर सागर बाहर आकर रामलाल जी से कहते हैं, अंकल जी ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, आप कोई चिंता की बात नहीं है। शकुंतला जी बिल्कुल ठीक है और उन्हें अभी 1-2 घंटे के बाद होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल सकते हैं। शकुंतला जी को आईसीयू वार्ड पर ले जाया गया था और अब थोड़ी रामलाल जी को भी राहत थी, लेकिन जब तक वह ऑपरेशन के बाद अपनी पत्नी से बात नहीं कर लेते, तो उनके अंदर घबराहट और बेचैनी भरी हुई थी। जब उन्हें 1 घंटे के बाद होश आ जाता है, तो डॉक्टर सागर कहते हैं, जाइए अंकल, आंटी जी से मिल लीजिए। वह अंदर जाकर अपनी पत्नी को देखते हैं, तो वह धीरे-धीरे आंखें खोल रही थी। वह कुछ बोलने की कोशिश करती हैं। रामलाल जी कहते हैं, चुप रहो, अभी बोलना मत, अभी डॉक्टर ने तुम्हें ज़्यादा आराम करने को ही बोले हैं। वह उन्हें देखकर आज चैन और सुकून की सांस लेते हैं। फिर बाहर आकर डॉक्टर सागर के केबिन में जाते हैं और उनके पैर पकड़कर उनको कहने लगते हैं, डॉक्टर साहब आपने मेरी पत्नी को नया जीवन दान दिया है, वरना आज कोई नहीं था जो मेरी पत्नी का इलाज करवा सके। वह तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें बैठाते हुए कहते हैं, अरे अंकल जी, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? मैं तो आपका बेटा जैसा हूँ, बेटा जैसा क्या, आपका बेटा ही हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। तो रामलाल जी कहते हैं, नहीं बेटा, पहचानने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम तो भगवान हो, कोई भी हो, मेरे लिए तो भगवान ही हो। ठीक ही कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। अंकल, मैं कोई भगवान-वगवान नहीं हूँ। आप पहले बैठ जाइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। डॉक्टर सागर उन्हें बताते हैं, अंकल जी, आप याद कीजिए, आपके यहाँ कोई घनश्याम जी रहते हैं, अपने दोस्त को याद कीजिए। कभी आपके दोस्त घनश्याम जी हुआ करते थे। घनश्याम जी का नाम सुनकर रामलाल जी कहते हैं, हाँ बेटा, मैं अपने परम मित्र को कैसे भूल सकता हूँ। तो फिर अंकल याद कीजिए, मैं उनका ही बेटा सागर हूँ और उनका क्या, आपने ही मुझे तो आज इस मुकाम तक पहुँचाया है। जब मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए थे, तो आपने ही मुझे पढ़ा-लिखा कर यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जब डॉक्टरी करके वापस आया, तो आपको बहुत ढूँढा, आपके पते पर भी गया, तो किसी ने बताया कि आप यहाँ नहीं रहते। रामलाल जी ने कहा, बेटा
आंटी के तुम्हारे दवाइयों के खर्च बहुत बढ़ गए थे, इसीलिए मैंने उस घर को गिरवी रख दिया था। उसके बाद मैं उस घर को वापस नहीं ले पाया और वह मेरा घर डूब गया। पैसे की ज़रूरत बढ़ती ही गई और मेरी आमदनी बिल्कुल कम हो गई थी। जितना मुझे पेंशन मिलता था, उतने में तो हमारे घर के खर्च भी कम पड़ने लगे थे। इसीलिए अब मैं वहाँ पर नहीं मिला तुम्हें। बेटा, तुम्हारी माताजी कैसी हैं? डॉक्टर सागर ने कहा, माँ तो बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अब मैं अकेला ही हो गया हूँ। अंकल जी, अब आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गया हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वह कुछ लिखने लगते हैं। रामलाल जी केबिन से बाहर आकर अपनी पत्नी को देखने लगते हैं। फिर कुछ ही टाइम के बाद डॉक्टर सागर बाहर आते हैं और प्यून को बुलाकर उनके लिए कुछ खाना मंगवा देते हैं। पहले वह खाने से मना करते हैं, लेकिन डॉक्टर सागर कहते हैं कि आप अकेले कब से परेशान हैं। मुझे पता है आपने कुछ खाया पिया नहीं है। आप पहले कुछ खाइए और अब बिल्कुल आंटी की चिंता मत कीजिए। अब मैं हूं ना, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब शकुंतला जी की दवाइयाँ सब अच्छी तरह से हो रही थी। एक हफ्ते के बाद जब उन्हें छुट्टी मिलती है, तो डॉक्टर सागर खुद अपनी कार से उन्हें हॉस्पिटल से लेकर बाहर आते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। रामलाल जी कहते हैं, बेटा, मेरा किराए का रूम इधर नहीं है, चलो मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। डॉक्टर सागर कहते हैं, नहीं अंकल जी, आपको घर पे कैसे छोड़ दूं? आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरे घर पर आंटी जी की अच्छे से अभी देखभाल हो जाएगी। डॉक्टर सागर की बात वह नहीं काट पाते और शकुंतला जी को लेकर डॉक्टर के घर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर सागर के घर में उनकी एक खूबसूरत सी पत्नी थी, जो दरवाजा खोलते ही उन दोनों के पैर छू लेती है। इतना संस्कार देखकर रामलाल जी मन ही मन खुश होते हैं और डॉक्टर सागर की पत्नी को आशीर्वाद देते हैं। फिर पहले से ही डॉक्टर सागर की पत्नी ने एक कमरा शकुंतला जी के लिए तैयार करके रख दिया था। डॉक्टर सागर ने सारी बात अपनी पत्नी को पहले ही समझा दिया था, इसीलिए वह उन्हें कमरे में ले जाकर आराम करने को कह देते हैं। तुरंत काम करने वाली बाई उन लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और डॉक्टर सागर की पत्नी उनसे बातें करती हैं, माँ जी कहकर उन्हें खुश रखने की कोशिश करती हैं। अब 20-25 दिन हो चुका था रामलाल और शकुंतला जी को डॉक्टर सागर के घर पर रहते हुए। अब शकुंतला जी थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही थी, इसीलिए रामलाल जी ने कहा, बेटा, अब मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। अब तो तुम्हारी आंटी भी ठीक हो गई है और मैं तो ठीक ही हूँ। डॉक्टर सागर समझ गए थे कि इनके पास पैसे तो पहले से ही नहीं है, इतना जो परेशान थे, यह किराए के रूम में जाकर कैसे अपना गुजारा कर पाएंगे। तो वह कहते हैं, अंकल, मुझे मेरे घर पर एक सहयोगी की जरूरत है। मेरा घर पर भी एक छोटा सा क्लिनिक है और यहाँ पर भी पेशेंट आते हैं। अंकल जी, यदि आप चाहें तो यहाँ पर मेरे क्लिनिक में रहकर पेशेंट का नाम लिखना, उन्हें बैठाना और अपनी बहू और घर का देख रेख करने के लिए आपसे अच्छा भरोसेमंद लोग कोई नहीं मिल सकता। मैं चाहूँ तो किसी ऐसे वैसे लड़के को भी रख लूं, लेकिन आज के जमाने में आपको तो पता है, किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर कब आधी रात को मुझे हॉस्पिटल किसी इमरजेंसी में बुला लिया जाता है या कि किसी और पेशेंट के लिए। मेरी पत्नी घर पर अकेली रहती है। अंकल जी, तो क्या आप लोग मेरा सहारा बन सकते हैं? इतने प्यार और सहानुभूति के साथ डॉक्टर सागर ने कहा था। रामलाल जी उन्हें मना नहीं कर पाए। उनके हाँ कहते ही डॉक्टर सागर के मन में खुशी छा गई। डॉक्टर सागर जी चाहते ही थे कि रामलाल अंकल हमारे घर पर ही रहे, लेकिन वह डायरेक्ट कहते कि अंकल आप हमारे साथ रहें, तो रामलाल जी ना बोल देते।
क्योंकि वह इतने अभिमानी व्यक्ति थे कि किसी के यहाँ फ्री में रहना खाना उन्हें पसंद नहीं था। इसीलिए डॉक्टर सागर उन्हें काम देने के बहाने अपने ही पास रोक लेते हैं और कुछ ही महीने काम करने के बाद खुद ही उनकी इतनी फीस होती है कि डॉक्टर सागर उनका जो घर गिरवी था उसे वापिस करवा देते हैं। रामलाल जी अपना पुश्तैनी मकान पाकर बहुत खुश होते हैं। अब रामलाल जी के जीवन में फिर से गाड़ी पटरी पर आ चुकी थी। उनकी पत्नी ठीक हो चुकी थी। उनका गिरवी रखा हुआ मकान भी मिल गया था। तभी उनके जीवन में एक संकट फिर से आ जाता है। उनका बेटा एक दिन बिना बताए ही अचानक से घर पर रात को पहुंच जाता है। घर पर आते ही वह अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। रामलाल जी कहते हैं, मेरे पास पैसे कहाँ से हैं? आज तुझे याद आई जब मैंने तुझे बताया था कि तेरी माँ का ऑपरेशन है, तब तो तू पैसे क्या अपनी माँ को देखने भी नहीं आया। पैसे नहीं थे, कम से कम तू आकर माँ के सामने खड़ा तो हो जाता। ऑपरेशन होने के बाद भी मैंने फ़ोन किया, तब भी तू आने से मना कर दिया। अब आया है मुझसे पैसे माँगने। पिताजी यह सब छोड़िए, यह सब पंचायत सुनने मैं नहीं आया हूँ। यह आपका मकान है, इसे आप बेच दीजिए और मुझे पैसे चाहिए। मैं मुंबई में अपने लिए एक मकान देख कर रखा हूँ। यदि मैंने अपना खुद का मकान नहीं लिया, तो जिस लड़की के साथ मैंने शादी किया है, वह लड़की मुझसे तलाक ले लेगी। मैंने उससे झूठ बोल दिया था कि मेरा मुंबई में अपना खुद का फ्लैट है, लेकिन अब उसे सच का पता चल चुका है। वह मेरे साथ झगड़ा करती है। पिताजी, आप किसी को यह अपना मकान बेचकर मुझे पैसे दे दीजिए। यह बात सुनकर रामलाल जी उठे और अपने बेटे के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारे और बोले, नालायक, जब यह घर गिरवी था तब तो तू नहीं आया इस घर को छुड़ाने के लिए, और जब किसी फरिश्ते ने मेरी मदद किया और यह मेरा पुश्तैनी मकान मेरे हाथ में आ गया, तो तू इसे बेचने की बात करता है। मेरे घर से अभी के अभी निकल जा। तेरी पत्नी तुझे तलाक दे या तेरे साथ रहे, यह तेरी समस्या है। तुझे झूठ बोलने के लिए किसने कहा था? क्यों झूठ बोलकर किसी की लड़की को फंसाया? जा, तूने झूठ बोला है, उसकी सजा तू ही भुगत। मैं अपना मकान तुझे नहीं बेचने दूंगा। अब राकेश अपना सा मुंह लेकर वापिस उस घर से चला गया। रामलाल जी की पत्नी शकुंतला जी अपने बेटे के इस हरकत पर रोती रह गई। यह देखकर रामलाल जी ने बोला, अरे शकुंतला, तुम क्यों रोती हो ऐसे नालायक बेटे के लिए? इससे अच्छा तो बे औलाद ही सही है। चलो, अब तुम मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ, वरना तुम्हारी आंसू देखकर मुझे भी रोना आ जाएगा। अरे इस दुनिया में जब तक हम दोनों बुढ़े बुढ़िया एक दूसरे के साथ हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे औलाद की तो बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले लाइक कर देना। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज 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 जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।